नमस्कार दोस्तों, इंडिया एट 6 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं अभी तक की 5 बड़ी खबरें। कोरोना वायरस से जुड़ी 5 बड़ी खबरें पूरे दिन भर की क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बात करेंगे भारत और पूरी दुनिया में आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों के बारे में बात की, गांव से जुड़ी एक बड़ी बात की, पंचायतों से जुड़े 2 योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन और दवाओं को लेकर किस तरह के शोध पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं, अलग अलग देश अलग अलग दावे कर रहे हैं, तो उन दावों के बारे में भी जिक्र करेंगे। और साथ ही कुछ बड़े अपडेट, कुछ बड़ी खबरें भी आप लोगों के लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से और बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांवों को लेकर क्या कहा, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह देश ने या पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस से क्या सबक सीखा है, वो भी उसका भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, तो उसके बारे में बात करेंगे। देश में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार के सामने दोहरा संकट है, एक तरफ कोरोना यानी स्वास्थ्य का संकट है, तो दूसरी तरफ आर्थिक संकट भी बरकरार है। और उसके बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट ने सबसे बड़ा सबक जो इस देश को सिखाया है वो ये है कि हम आत्मनिर्भर कैसे रहें। गांवों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर और पूरा देश आत्मनिर्भर कैसे बने, ये कोरोना ने इस पूरे देश को सिखाया है। ये एक बड़ा सबक है जो कोरोना से हम लोगों ने सीखा है। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर उन्होंने देश के अलग अलग जो ग्राम पंचायतों के जो सरपंच होते हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी, जिसमें उन्होंने बात की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों और किसानों की भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन इन 2 से 3 महीनों में हमने देखा कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच बहुत सारी चुनौतियों से निपटते हुए उनसे टकरा रहा है, लोहा ले रहा है। गांवों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के गांवों ने दुनिया को एक मंत्र दिया है और उस मंत्र का नाम है 2 गज की दूरी, या कहें कि 2 गज देह की दूरी। प्रधानमंत्री ने किसानों का जिक्र किया और कहा कि इस देश के किसानों को स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अन्नदाता हैं। अन्न के लिए, खाद्यान्न के लिए हम उनके ऊपर निर्भर हैं, तो इस देश के किसानों को भी हर हाल में स्वस्थ रहना होगा। उन्होंने कहा कि आज 2 बड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से। एक योजना है ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल, उसकी शुरुआत की गई है, और एक है स्वामित्व योजना, इसकी भी आज शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि जो पोर्टल है ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल, वहां पर जो पंचायत के विकास कार्य हैं उनका जिक्र होगा, यानी कि उनकी जानकारी रहेगी, और जो फंड उनके लिए मिलता है कि मतलब किस तरह के विकास कार्य पंचायत में चल रहे हैं और उनके लिए कितना फंड दिया जा रहा है, उनका कितना इस्तेमाल हुआ है, इसकी पूरी जानकारी ई ग्राम स्वराज्य जो पोर्टल है वहां पर लोग देख सकते हैं। और साथ ही जो स्वामित्व योजना है उसके तहत प्रॉपर्टी के लेखा जोखा के लिए इसका ऐलान किया गया है, और इसके जरिए इस योजना के तहत ड्रोन के जरिए भूमि का मैपिंग की जाएगी, भूमि की मैपिंग की जाएगी ड्रोन के जरिए, और साथ ही भूमि का स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना के बाद गांव के लोग या किसान, उनकी भूमि का मैपिंग किया जाएगा और इसके बाद वो लोग बैंक से लोन भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक समेत 6 राज्यों में योजना शुरू की जा रही है। इसके बाद इस योजना में सुधार लाकर पूरे देश पर इसे लागू किया जाएगा। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो 2 बड़ी चीजें कही, पहला ये कि किसानों को स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अन्नदाता हैं, देश उनके ऊपर निर्भर है। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो गांवों के लिए कही कि इस देश के गांवों ने दुनिया को एक बड़ा मंत्र दिया है, और वो मंत्र है 2 गज की दूरी, यानी 2 गज देह की दूरी। ये एक बड़ा मंत्र भारत के गांवों ने पूरी दुनिया को दिया है। आज पूरी दुनिया इस मंत्र पर काम कर रही है। आज पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन कर रही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ही उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी, ये भारत के गांवों से ये मंत्र निकला है। और साथ ही बड़ी चीज जो उन्होंने कही वो ये कि कोरोना वायरस ने
इस संकट के समय में कोरोना ने हमें क्या सिखाया है कि आत्मनिर्भर बनना, कैसे हर गांव आत्मनिर्भर बने, हर जिला, हर राज्य, ये देश किस तरह आत्मनिर्भर बने, ये उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कभी वो खिलाड़ियों से बात करते हैं, कभी वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, आज उन्होंने सरपंचों से बात की। लेकिन मुझे इंतजार है उस जब प्रधानमंत्री मजदूरों से बात करेंगे, जब वो इस देश के आम लोगों के बीच आकर उनके दिक्कतों को जानेंगे, उनकी मुश्किलों को जानेंगे और उनसे निपटने की कोशिश करेंगे। खासकर जो गरीब और मजदूर तबका है, जो लॉकडाउन की मार झेल रहा है, उनको लेकर प्रधानमंत्री किस तरह उनकी बात सुनते हैं, वो जानना एक उसमें मुझे दिलचस्पी है कि प्रधानमंत्री कब ऐसा करते हैं। क्योंकि आज उन्होंने गांव और किसानों के बारे में बात की है, तो शायद वो जल्द ही मजदूरों की जो चुनौतियां हैं, उनके सामने जो संकट हैं, शायद उस पर भी बात करें। उनसे ये मैं एक उम्मीद लगा रही हूं। अब कोरोना कहता है, क्या है कोरोना वायरस का ताजा अपडेट, वो मैं आपको बता देती हूं। पिछले 24 घंटों में देश में 1684 नए मामले दर्ज किए गए और 37 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जो कुल आंकड़े हैं वो 23,000 को पार कर चुके हैं। अभी देश में कोरोना वायरस के जो ताजा मामले हैं, यानी कुल मामले हैं, वो 23,451 पर पहुंच गए हैं। इनमें 17,915 मामले सक्रिय हैं, 4,813 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश में अब तक 723 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा आज शाम 5 बजे तक अपडेट होता है। वो देश में कोरोना ने अगर सबसे ज्यादा कहर जी तो शायद अब नेटवर्क का बहुत इश्यू हो रहा है। आप सबको पता है कि पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है और ज्यादातर लोग घरों में बंद हैं, तो इंटरनेट सर्फिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि किस तरह इंटरनेट की जो रफ्तार है वो उसमें बहुत कमी आई है, स्पीड बहुत कम हो गई है। तो मेरा वाईफाई शायद बंद हो गया, अब शायद दिक्कत ना हो। तो हम महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 778 मामले सामने आए और 24 घंटों में 14 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से अकेले पिछले 24 घंटों में 522 मामले सामने आए और अब तक महाराष्ट्र में 840 लोग जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र से एक चिंताजनक खबर जो है वो ये है कि महाराष्ट्र में अब तक 223 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। यानी मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़े दोनों को ही देखें तो दोनों ही मामलों में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है और 283 लोगों की अब तक वहां जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात दूसरे नंबर पर है और गुजरात में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुजरात में अब तक 2624 मामले सामने आ चुके हैं कोरोना के और इनमें से 112 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के बाद तीसरे नंबर पर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दिल्ली से अब तक 2376 मामले सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के। 50 लोगों की मौत हो चुकी है और 800 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। यानी 808 लोग अब तक राजधानी दिल्ली में ठीक भी हुए हैं, लेकिन 50 लोगों की मौत हुई है और 2000 के ऊपर कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। चौथे नंबर पर राजस्थान है और राजस्थान में जयपुर में आज कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। राज्य में मौत का आंकड़ा 32 पर पहुंच गया है। आज वहां से 44 नए मामले दर्ज किए गए और राजस्थान में जो कुल संख्या है वो 2000 को पार कर गई है। राजस्थान में अब कुल संक्रमितों की संख्या 2008 हो गई है कुल। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से 1846 मामले अब तक दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 57 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश से अब तक 1604 मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो वहां से पिछले 24 घंटों में 62 नए मामले सामने आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है और आंध्र प्रदेश में अब तक 955 कुल मामले देखे गए हैं कोरोना वायरस के। वहां से 29 लोगों की मौत दर्ज हुई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 29 नए मामले सामने आए और कर्नाटक में 474 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। केरल में आंकड़े अब लगातार स्थिर होते जा रहे हैं। केरल में हमने देखा कि पिछले कई दिनों से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही थी। केरल में अभी यानी कि पिछले 24 घंटों में सिर्फ 3 मामले दर्ज किए गए, नए मामले,
तो केरल में जो कुल मामले हैं वो 450 हो गए हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 116 जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। बीच में केरल मॉडल की लगातार तारीफ हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि केरल ने जो कर्व है उसको फ्लैट कर लिया है। तो कुछ हद तक केरल ने कोरोना संक्रमण पर काबू भी पाया है और पिछले 24 घंटों में सिर्फ 3 मामले सामने आए हैं और 116 ही सिर्फ एक्टिव केस हैं। 450 अब तक कुल मामले वहां दर्ज हो चुके हैं। बिहार में अगर बात करें तो कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआती दिनों में बिहार से कोई मामला दर्ज नहीं हो रहा था, तो लग रहा था कि शायद बिहार जो है वो कोरोना से दूर है, शायद अभी कोरोना वहां नहीं पहुंचा है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में बिहार में बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और पिछले 24 घंटों में बिहार से 15 नए मामले सामने आए और इसी के साथ जो कुल संख्या है वो 197 हो गई है। और बिहार में जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि सीवान के अलावा अब नालंदा और मुंगेर जिला जो है वो भी बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है कोरोना का। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड से अब तक 57 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच, इन सारे मामलों के बीच केंद्र सरकार की तरफ से आज कहा गया है, नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने आज एक बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में काफी मदद मिली है। अगर देश में लॉकडाउन नहीं लगा होता तो आज जो मामले 23,000 पे हैं वो अब तक 73,000 को पार कर चुके होते। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण की जो डबलिंग रेट है वो अब 10 दिन हो गई। यानी शुरुआत में कोरोना के मामले हर 3.5 दिनों के बाद डबल हो रहे थे, उसके बाद वो 8 दिन हो गई वो रेट। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक ये सामने आया है कि कोरोना डबलिंग की जो रेट है वो 10 दिन हो गई। यानी हर 10 दिन पे जो कोरोना के मामले हैं वो डबल हो रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 28 दिनों से 15 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है और देश में अब तक 80 ऐसे जिले हैं जहां से पिछले 14 दिनों में कोरोना का कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। सरकार का दावा है कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर से लेकर और केंद्र स्तर तक सर्विलांस की एक व्यवस्था बनाई गई है और आज जो आंकड़े दिए गए उसके मुताबिक अब तक देश में 9,45,000 लोगों की सर्विलांस की जा रही है। ये लोग निगरानी में हैं। तमिलनाडु से एक बड़ी खबर है। तमिलनाडु में अब 5 जो तमिलनाडु के जिले हैं, 5 शहर हैं, वहां पर लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया है, पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। यानी तमिलनाडु के 5 शहरों में अब लॉकडाउन में छूट नहीं मिलेगी और वो 5 शहर है चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, इसके साथ ही सेलम और तिरुपुर। यहां पर 28 अप्रैल तक लॉकडाउन से जो छूट दी गई थी वो हटा ली गई है। यानी कि लगभग 3 दिन तक तमिलनाडु के इन 5 शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगा रहेगा, क्योंकि तमिलनाडु में लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में क्यों आंकड़े बढ़ रहे हैं, बीबीसी की रिपोर्ट बताएं। जिन्हें आकांक्षा अमेरिका से भी, जिन्हें इमरान, आपका बीबीसी का जो कमेंट है वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आपने जो कहा है कि गुजरात में आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर आप कोई जानकारी। गुजरात में हालांकि अभी तक ये नहीं आया है सामने कि आंकड़े इतने ज्यादा भयावह स्थिति में क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज जो लगातार शुरुआत से सामने आ रही है कि गुजरात में लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है उसकी एक आशंका शुरुआत से नजर आ रही थी और गुजरात में लगातार ये कहा जा रहा था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर देश में कहीं हो रहा है तो ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में उसकी आशंका बहुत ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में धारावी में अब कोरोना फैल चुका है। और उसके बाद गुजरात से लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि शायद वहां पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। हालांकि सरकार का दावा है कि अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन पूरे देश में कहीं भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात में आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं इसकी मुझे उस तरह से कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारे मामले इस तरीके से भी आए हैं कि गुजरात सरकार बाहर से अपने लोगों को वापस राज्य में लेकर आई है, तो इसको लेकर भी आशंका जताई जा सकती है कि शायद उनसे भी फैला हो और टेस्टिंग जितनी होती है उसके आधार पर भी नंबर बढ़ सकता है। तो उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। दुनिया की अगर हम बात करें तो 200 से ज्यादा देशों में, 212 देशों में कोरोना वायरस फैल चुका है और 27 लाख लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। 27 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है।
1,91,000 लोग कोरोना की चपेट के चलते इतने लोगों की जान चली गई है। और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। और नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम, जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है, तो डेटा, मोबाइल डेटा से मैं ये लाइव कर रही हूं और इसलिए हो सकता है नेटवर्क में कुछ दिक्कतें हों। तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में अब तक 8,69,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा जो कहर कोरोना ने बरपाया है वो है स्पेन और इटली में। इटली में 25,549 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली की अगर हम बात करें तो वहां से अब तक 1,89,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। स्पेन में मरने वालों की संख्या 22,000 को पार कर गई है और फ्रांस में 21,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। जर्मनी में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जर्मनी से अब तक 1,48,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 5,000 हो गई है। वहीं दक्षिण कोरिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। दक्षिण कोरिया में पिछले 24 घंटों में एक भी मौत का मामला दर्ज नहीं हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अप्रैल के महीने में दक्षिण कोरिया में ये पहला दिन है जब पिछले 24 घंटों में वहां पर एक भी मौत का मामला दर्ज नहीं हुआ है। दक्षिण कोरिया में 10,000 कोरोना के मामले हैं और 240 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण कोरिया से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको और बताऊंगी, लेकिन ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान में 87,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 64,000 लोग ठीक हो चुके हैं, ये ईरान सरकार का दावा है, जबकि 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलीपींस की अगर बात करें तो फिलीपींस में मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले ही कि फिलीपींस में जो वहां के राष्ट्रपति हैं उन्होंने लोगों को ये चेतावनी दी थी कि अगर वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो फिर मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है देश में। हालांकि मार्शल लॉ नहीं लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन की जो अवधि है वो फिलीपींस में अब बढ़ा दी गई है। 15 मई तक मनीला, जो वहां की राजधानी है, वहां पर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोरोना संकट के बीच आज से रमजान भी शुरू हो गया है, रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है, तो बहुत सारे देशों में उसको लेकर गाइडलाइंस दी गई हैं। कुछ देशों में छूट नहीं दी गई है रमजान के बावजूद भी, मतलब कि वहां पर लॉकडाउन को कड़ा कर दिया गया है, लेकिन कुछ देशों में छूट दी गई है। यानी कि अगर मैं बात करूं सऊदी अरब की, तो वहां पर सामूहिक प्रार्थनाओं पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान की सरकार ने रमजान के लिए मस्जिदों में प्रार्थना को छूट दे दी है। तो इस तरीके से दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गई है। एक तरीके से मान लीजिए कि कुछ देशों में रमजान को लेकर लॉकडाउन में छूट दी गई है और कुछ देशों में रमजान के बावजूद, क्योंकि कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये एक खतरनाक बीमारी है, तो इसके चलते लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। जरार लिख रहे हैं 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा या आगे बढ़ेगा। जरा मुझे लगता है कि लॉकडाउन, जैसे कि मैं लगातार लॉकडाउन पर आप लोगों को जानकारी देती आई हूं कि लॉकडाउन को लेकर जहां तक मुझे लगता है कि सरकार अभी 3 मई को लॉकडाउन नहीं खोलेगी, और लेकिन ये हो सकता है कि कुछ इलाकों में छूट दी जाए, यानी कि जो ग्रीन जोन है वहां पर छूट दी जा सकती है। लेकिन लॉकडाउन मुझे नहीं लगता कि खुलेगा या खुलना चाहिए, क्योंकि देश में जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, अगर लॉकडाउन को खोला जाता है तो फिर हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो 3 मई के बाद मुझे लगता है, और जिस तरीके से अभी मंथन हो रहा है, सरकार की तरफ से चर्चाएं तेज हो रही हैं, उसके मुताबिक यही सामने आ रहा है कि 3 मई के बाद जो ग्रीन जोन है वहां पर कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन जो रेड जोन है या जो कोरोना के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वहां पर मुझे लगता है कि लॉकडाउन जो है वो उसी तरीके से लागू रहेगा। WHO ने कहा है 7 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा, ये इमरान जानकारी दे रहे हैं। सभी लिख रहे हैं रेलवे कब चालू होगा। रेलवे के बारे में अभी जानकारी नहीं है और ये माना जा रहा है कि रेलवे को अभी चालू नहीं किया जाएगा। 3 मई के बाद भी जो एयर ट्रांसपोर्ट है और जो रेल ट्रांसपोर्ट है मुश्किल लग रहा है इसको लेकर, तो 3 मई के बाद भी हो सकता है कि ये बंद ही रहें। और जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट
अगर खुलता है तो फिर कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि संक्रमण ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी 3 मई के बाद भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और खासकर जो रेल ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है वो खुलेगा। इसको लेकर मुझे आशंका, कोई संभावना उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। और अब मैं बताऊंगी आपको कि पूरी दुनिया भर में, क्योंकि पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है, तो पूरी दुनिया भर में वैक्सीन और दवाओं को लेकर कई तरह की रिसर्च चल रही है। दुनिया के अलग अलग देश दावा कर रहे हैं कि हम वैक्सीन पे ट्रायल शुरू कर दिया है, हम ये दवा इस्तेमाल कर रहे हैं या ये दवा कारगर होगी, लेकिन इसको लेकर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ दावे लगातार हो रहे हैं और अमेरिका ने अब दावा किया है कि सूरज की रोशनी, तापमान और आर्द्रता, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कोरोना के खिलाफ जा सकती हैं। गुरुवार को जो व्हाइट हाउस ब्रीफिंग होती है उसके दौरान ये कहा गया कि सूरज की रोशनी और गर्मी के चलते कोरोना वायरस का जो असर है वो कमजोर हो सकता है। उसके मुताबिक ये कहा गया है कि सूर्य का प्रकाश और 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान और आर्द्रता से कोरोना की जो आयु है वो 18 घंटों से घटकर कुछ मिनटों में पहुंच जाती है। ये अमेरिका ने दावा किया है। वहीं ब्रिटेन में, मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि ब्रिटेन ने कहा था कि वो अब क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेगा वैक्सीन का। तो ब्रिटेन में आज 2 लोगों को संभावित टीका लगाया गया है और ये पहला मौका है जब यूरोप में इंसानों पर किसी वैक्सीन का टेस्ट किया जा रहा है। अब तक 800 लोगों को वैक्सीन के टेस्ट के लिए चुना गया है। तो ब्रिटेन ने क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है वैक्सीन का, लेकिन ये सिर्फ ट्रायल है। फ्रांस में एक ताजा रिसर्च आई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि निकोटीन कोरोना से लड़ने में एक सफल या कारगर उपाय साबित हो सकता है। निकोटीन से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। वहां पेरिस के एक शीर्ष अस्पताल में शोधकर्ताओं ने 343 कोरोना वायरस रोगियों की जांच की थी, जिसमें से 139 लोगों में बीमारी के हल्के लक्षण देखने को मिले थे। रिसर्च टीम में शामिल जाहिर अमोरा ने बताया कि इनमें से सिर्फ 5% लोग धूम्रपान करते थे। ये सामने आ रहा है कि जो लोग धूम्रपान करते थे, जिनके शरीर में निकोटीन की मात्रा पाई जा रही है, उन पर कोरोना का असर उतना नहीं हो रहा है जितना आम लोगों में हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि निकोटीन वायरस को कोशिकाओं में पहुंचने से रोक सकता है और इससे वो शरीर में फैलने से रोक सकता है। तो अब ये माना जा रहा है कि शायद निकोटीन से जुड़ी भी कुछ ट्रायल्स को अनुमति अगर मिलती है फ्रांस में, तो वहां का जो अस्पताल है जिन्होंने रिसर्च की है वो अब इस ट्रायल की अनुमति ले रहा है फ्रांस सरकार से। कल चीन ने एक बड़ा दावा किया था और चीन ने कहा था कि कोविड-19 से बचाव के लिए जो वैक्सीन बनाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, ये चीन का दावा है। और चीन ने कहा है कि वहां पर एक वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है जानवरों में और उसके परिणाम अच्छे रहे हैं। इस वैक्सीन को पीका वैक कहा जा रहा है, हालांकि ये सिर्फ दावे हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में आज प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अब थोड़ी उम्मीद जग रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ये अपील की है कि जो कोरोना संक्रमित मरीज अब ठीक हो गए हैं वो अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि उनके ब्लड से जो एंटीबॉडी के जरिए प्लाज्मा निकाल के दूसरे इंसान में इंजेक्ट किया जाए और उससे जो दूसरे कोरोना मरीज हैं वो ठीक हो सके। तो उन्होंने भी ये कहा है कि अभी दिल्ली के अंदर 4 संक्रमित मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया और इसके नतीजे काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी की भी चर्चा हो रही है। हालांकि जो कि मैंने शुरुआत में कहा कि सिर्फ दावे हैं, अभी तक कोई भी वैक्सीन या दवा बाजार में उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे ट्रायल शुरू हुए हैं, लगातार अलग अलग कंपनियां, अलग अलग देश ये दावे कर रहे हैं कि वहां पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है, जानवरों पर ट्रायल शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसे बाजारों में आने में 2021 तक लग सकता है, यानी 2020 में वैक्सीन के आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और सबसे आखिर में दक्षिण कोरिया के बारे में हम बात करेंगे। दक्षिण कोरिया, क्योंकि मैंने जिक्र किया था कि पिछले 24 घंटों में वहां से कोई नया मामला सामने नहीं आया है, तो दक्षिण कोरिया के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी। लगातार एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से जल्दी ही
दुनिया को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि 2 साल तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, और अगर लॉकडाउन हटता है या अगर सरकारें अभी से सक्रिय कदम नहीं उठाती हैं तो हो सकता है कि इसकी एक सेकेंड वेव भी आ जाए। तो कोरोना वायरस को लेकर तमाम तरह के अध्ययन सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 2 साल तक इसका जो असर है वो देखने को मिल सकता है। और जब ये बात कही गई तो एक ऐसा देश है दक्षिण कोरिया जिसने अगले 2 सालों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ भारत अभी लॉकडाउन के संकट से जूझ रहा है। अभी भारत सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन हटाएं या लॉकडाउन को लागू रखें या कैसे उसे चरणबद्ध तरीके से लागू रखें। दूसरा, आर्थिक संकट बहुत ज्यादा गहरा गया है देश के सामने। लेकिन दक्षिण कोरिया ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और अगले 2 साल के लिए एक योजना बना दी है जो कोरोना वायरस पर काबू पा लेने के बाद लागू की जाएगी। कोरिया सरकार का मानना है कि 2 साल तक कोरोना के चलते जो जीवन शैली है, लोगों की कार्यशैली, लोगों की जीवन शैली, लोगों का व्यवहार, वो उसमें किस तरह का बदलाव आएगा उसे लेकर ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और इस गाइडलाइंस को दफ्तरों, फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्ट, खेल के मैदान, स्टेडियम, होटल या रेस्टोरेंट के लिए तैयार किया गया है, माफ कीजिएगा। इन गाइडलाइंस में सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इन सब पर जोर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करके लौटता है तो वो कुछ दिन तक काम पर नहीं जाएगा। ऑनलाइन आप बैठक करें, ऑनलाइन मीटिंग करें, साथ ही वर्क फ्रॉम होम जैसे कदमों को बढ़ावा देने की बात की गई है। और इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स में या सिनेमा हॉल्स में या शॉपिंग मॉल में ज्यादा वक्त ना बिताएं लोग, ये भी गाइडलाइन वहां जारी की गई है। कोरोना से अगर लड़ाई की बात करें तो आप सबको पता होगा कि दक्षिण कोरिया का जो मॉडल है उसकी पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। एक वक्त था जब चीन से ज्यादा मामले दक्षिण कोरिया में थे, लेकिन दक्षिण कोरिया ने उस पर बहुत ही प्रभावी तरीके से काबू पा लिया और दक्षिण कोरिया ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों की टेस्टिंग की। और इसके साथ ही वहां पर किस तरह इमारतों, होटलों, पार्किंग और सार्वजनिक स्थानों पर थर्मल इमेजिंग जो कैमरे होते हैं वो भी लगाए गए, जिससे कि पता चलता है कि तापमान क्या है। और साथ ही टेस्टिंग किट का उत्पादन भी बढ़ाया। तो दक्षिण कोरिया उन देशों में से है, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जिन्होंने बहुत जल्दी एहतियात के साथ बहुत जल्दी से कुछ कड़े कदम उठाए और इसके बाद कोरोना पर काबू पा लिया। तो दक्षिण कोरिया उन देशों में है। तो दक्षिण कोरिया ने अब अगले 2 साल के लिए नीति बना ली है। अगले 2 साल के लिए उन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार जो है वो अभी मजदूरों, किसानों, लॉकडाउन के संकट से, कोरोना संकट से, और साथ ही आप सबको पता होगा कि रैपिड टेस्टिंग किट के ऊपर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। चीन से जो किट आ रही हैं उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि उनकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है। इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ICMR कह रहा है कि टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर भी अभी बहुत सारी चुनौतियां जो हैं वो सरकार के सामने मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश जिसने अगले 2 साल के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। और नेटवर्क में अगर दिक्कत आई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, क्योंकि वाईफाई का इशू हो जाता है, इंटरनेट का इशू हो जाता है कभी कभी। कोशिश की है मैंने जितने भी कमेंट्स आए हैं वो लेने की। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। मैंने आपको बताया कि कैसे दुनिया भर में 27 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। भारत में 23,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके साथ ही बताया कि कौन से बड़े राज्य हैं जहां से 80% मामले, अकेले 80% मामले सामने आए। और महाराष्ट्र में 6,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। पीएम मोदी ने आज कहा कि देश के गांवों ने दुनिया को एक मंत्र दिया है, 2 गज की दूरी का मंत्र। और इसके साथ ही किसानों को स्वस्थ रहने की जरूरत है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही मैंने आपको बताया कि वैक्सीन को लेकर किस तरह दुनिया के जो अलग अलग देश हैं वो दावे कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ दावे हैं। अभी ये संभावना नजर नहीं आ रही है कि जल्द ही कोई वैक्सीन कोरोना से निपटने के लिए या उसके संक्रमण से बचने के लिए कोई वैक्सीन बाजार में आएगी। इसकी अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। और रोज इसी तरह शाम को 6 बजे मैं इंडिया एट 6 लेकर आती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कोरोना वायरस से जुड़ी जो 5 बड़ी खबरें हैं, पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है उसका ताजा अपडेट मैं आपको दूं। और जाने से पहले मैं आपको कह दूं, एक गुजारिश मैं आपसे कर दूं कि प्लीज अगर आपको लगता है कि ये लाइव काफी इंफॉर्मेटिव है या इससे आपको कुछ नई जानकारी मिल रही है, कोरोना वायरस पर कोई अपडेट मिल रहा है, तो प्लीज 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 इस
इस लाइव को आप लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही मैंने आप सबसे कहती हूँ कि एक वीडियो बनाकर आपको हमें भेजना है, आपको बताना है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, क्या कुछ आप क्रिएटिव सीख रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, कुकिंग सीख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नई नई मूवीज देख रहे हैं या पुराने गाने सुन रहे हैं, पेंटिंग करना सीख रहे हैं, क्या कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं आप, वो आप हमें बताइए। उसके लिए आपको 1 मिनट का वीडियो शूट करना है और वो भेजना है एशियाविल हिंदी के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, 9003074655। ये एशियाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है, 9003074655। ये एशियाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर प्लीज अपना 1 मिनट का वीडियो बनाकर आप जरूर भेजें। आप जो वीडियो भेजेंगे वो हम अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे अपलोड करेंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस नेगेटिविटी के माहौल में हम खुद को पॉजिटिव रखने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या कुछ क्रिएटिव हम कर सकते हैं और खुद के दिमाग को शांत रख सकते हैं। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। ये सारी खबरें आप एशियाविल हिंदी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के स्लाइड में इतना ही। नमस्कार।